हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ और मेरी वीडियोस लगातार आपको मिल रही हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मनोज सर की वीडियोस हमें मिल रही हैं और मेरे साथ अपडेट भी हो रहे हैं साथ साथ आप लोग। देखिए, मेरे चैनल का नाम है मनोज सर क्लासेस है और मैं मनोज सर आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके अध्ययन कार्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का जो एक कंबाइंड लेक्चर होता है मैं उससे लेकर आया हूँ इनके ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हमारा जो चैप्टर है मेरे बच्चे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% हर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ऐसी बात नहीं कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस मैं आपसे कहता हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करके चलें और अच्छे से पढ़ के चलें, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं चार्टर एक्ट क्या है, कितने चार्टर एक्ट है। देखिए, चार्टर एक्ट इसे हिंदी में कहा जाता है राजपत्र अधिनियम। राजपत्र अधिनियम कहा जाता है। और मैंने आपसे बताया था कि हमारे यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है वो कितने चार्टर एक्ट है, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि टोटल बेसिकली जो है 4 चार्टर हैं जो बहुत खास है। सबसे पहला एक कानून आया था, आपको मैंने बताया था, तो उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और मैं आशा करता हूं कि आपने ये रेगुलेटिंग पढ़ लिया होगा, मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपने वीडियोस में पढ़ लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में। अब रेगुलेटिंग में आप 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया, यानी कि 1793 आ गया, फिर आप 20 जोड़ दीजिएगा 1813 आ गया, फिर 20 जोड़ दीजिएगा तो 1833 आ गया और फिर 20 जोड़ दीजिएगा, 20 जोड़ दिए 1853 आ गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, मेरे से एक क्वेश्चन होगा कि मनोज सर ये बार बार 20 क्यों जोड़ रहे हैं, क्या 20 2020 की कहानी है, क्या है। वैसे 2020 बड़ा खतरनाक रहा कोविड-19 की वजह से और 2021 भी थोड़ा सा ज्यादा ही डेंजर रहा। चलो, ये दौर था जो गुजर गया है, अब नए दौर की बातें होंगी, एक नया दौर स्टार्ट होगा तुम्हारे हमारे साथ और ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, आप परेशान मत रहिएगा। तो देखिए, हम अब क्वेश्चन आता है कि 20 क्यों जोड़ रहे हैं मेरे बच्चे, 20 जोड़ने की वजह क्या है। देखिए, 20 जोड़ने की वजह ये होती है कि कंपनी जब बनाई गई थी, जब 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था, तो उन्हें यह कहा गया था कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, भारत में आपके लिए व्यापार की इजाजत दी जाती है। अब ये 20 साल का मतलब क्या यहां पे भी है कि 1773 के बाद जब हम 20 जोड़ा तो 1793 में जब ये आया, कानून आया, तो इसमें यह कहा गया था कि आपके आने वाले 20 साल में भी आपको कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार होगा। तो जब भी 2020 जोड़ा जाता है, जब भी 2020 जोड़ा जाता है और हर चार्टर 20 के बाद चार्टर निकलता है, तो ये समझ लेना कि ये 20 साल कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी गई है बाय द ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और यहां पे जो निकल के आया 20 जोड़ के आया, तो इसका नाम भी चार्टर एक्ट है और इसका नाम भी चार्टर एक्ट है और इसका नाम भी चार्टर एक्ट है और इसका नाम भी चार्टर एक्ट। तो हमें कितने चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, तो हमें कितने चार्टर एक्ट पढ़ने हैं, तो हमें 4 चार्टर एक्ट पढ़ने हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये चार्टर एक्ट निकालने बहुत आसान है, आराम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप 20 जोड़ते जाइएगा और 20 20 20 4 बार जोड़िएगा, 4 बार जोड़ना है। जब आप 4 बार जोड़ लेंगे तो आपके डेफिनेटली आपके सारे चार्टर बाहर निकल के आएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल दिमाग लगाना है। अगर आपने दिमाग लगा लिया, अगर आपने वास्तव में अपना बुद्धि लगा ली, तो 100% आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा आपका मटेरियल्स। तो हम बात कर रहे थे, चार्टर एक्ट की बात कर रहा था और ये चार्टर एक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए, आज हमारी बात हो रही है यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है और आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी आपके लिए और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब बच्चों को बताते रहिए इसके बारे में। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है 1793 का चार्टर एक्ट।
1793 का राजपत्र अधिनियम, इसमें क्या बताया गया है हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया, 4-5 बातें हैं, ज्यादा बातें नहीं है, फिर भी हमें बताना है। चलिए, पहली बात ये होती है हमारी कि जो हमारे प्रांत थे, बेसिकली 3 प्रांत थे उस समय, बंबई, मद्रास और बंगाल, यानी कि वहां पे नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर पहला पॉइंट है बंबई, मद्रास और बंगाल। ठीक है, इन तीनों प्रांतों में कहीं ना कहीं किसकी स्थापना की गई है, यानी कि नगर निगम की स्थापना। तो बंबई, मद्रास, बंगाल में नगर निगम की स्थापना की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वैसे तो इससे पहले स्थापना हो चुकी थी नगर निगम की। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना किस जगह हुई थी, तो मद्रास प्रांत में हुई थी। और ये बात है, कहा जाता है कि जो स्थापना हुई थी वो 1767 में हो चुकी थी। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछा था सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना कहां पर हुई, तो मद्रास में हुई थी। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संवैधानिक रूप से भारत में 3 नगर निगम की स्थापना कहां पे की गई थी, तो राइट आंसर है बंगाल, बिहार और मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इससे पहले वाले पॉइंट में पीट सिंह एक्ट में बताया था मैंने कि वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे। तो वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाए गए थे, तो उनका राजस्व जो था वो कहां से दिया जाएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का वेतन कहां से मिलेगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये जो भारत में से टैक्स वसूला जाएगा वहां से दिया जाएगा। ये बात भी किस पॉइंट में क्लियर होती है, तो ये पॉइंट में होती है इसी वाले में, यानी कि 1793 के चार्ट एक्ट में ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि भारत में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स है उसका जो वेतनमान है, सैलरीज है, वो कहां से दिया जाएगा, यानी कि वो सैलरीज दी जाएगी आपको कहां से, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जिससे कोई भी उनके साथ बेईमानी ना हो सके, भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त हो जाए। इस तरह के लिए ये काम किया गया था। तो यहां तक के दोनों पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट है कि कंपनी स्वतंत्र नहीं थी, ऐसा माना जाता है। तो कंपनी स्वतंत्र नहीं थी और वो किसके अधीन काम करी थी, तो कंपनी अब भी अंडर कंट्रोल में थी। किसके कंट्रोल में थी, तो कंपनी अब भी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थी। यानी कह सकते हैं कि कंपनी नॉट इंडिपेंडेंट फॉर किसके लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए। यानी कंपनी कोई भी राजनीतिक जो आदेश होता है वो इंडिविजुअल उसका जो डिक्लेरेशन होता है, घोषणा होती है, नहीं कर सकती। अब भी कहीं ना कहीं कंपनी को जो है कंपनी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई थी। और ये माना जाता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इसी चार्टर के द्वारा, कि कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करी थी और वो किसी भी काम की, जैसे स्पेशल फॉर द राजनीतिक जो पॉलिटिकल अफेयर्स वाले कार्य होते हैं, वो ब्रिटिश सरकार के आदेश के अनुसार चलेगी, उनकी नीतियों के अनुसार ही चलेगी। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश क्राउन था उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन ने कहा था कि आप भारत में जाइए और वहां पे व्यापार कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लाइन और लिखनी पड़ेगी कि कंपनी जो थी, कंपनी ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या, बंबई, मद्रास और बंबई, बंगाल, मद्रास में यानी कि नगर निगम की स्थापना कर दी गई। इससे पहले मद्रास में स्थापना हो चुकी थी, लेकिन यहां पे संवैधानिक रूप दे दिया गया था तीनों को। उसके बाद कहा कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर्स हैं उन्हें राजस्व कहां से दिया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं कहा जाता है उन्हें जो राजस्व मिलेगा वो उनका जो वेतन मिलेगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और कंपनी अपने राजनीतिक कार्यों के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो ब्रिटिश सरकार के अधीन कर रही थी। और फिर भी ये माना जाता है कि जो कंपनी थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के नीचे काम कर रही थी। तो ये 3 पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा समझ के चलिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये बहुत बड़े चार्टर एक्ट है, चारों ही चार्टर एक्ट बहुत अच्छे हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चार्टर में 20-20 मैंने जोड़ के दिखाया कि कैसे चार्टर एक्ट निकाले जाते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, गुड मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आप, अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, इस तरह से ही काम चलता रहेगा आपका। और ये जो कानून में ब्रिटिश रूल इंडिया पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हिस्ट्री वाले पेपर में भी आता है और पॉलिटिकल जो एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। तो आपको दोनों जो जगह ही आपको काम करना है, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। चलिए अब चलता है, चौथा पॉइंट है हमारे पास, क्या है, हमें बताया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव इसे क्या कहा जाता है सब जानते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। कार्यकारिणी जो काउंसिल है, परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, तो एक कार्यकारिणी परिषद होती है जो गवर्नर जनरल की सहायता करती है उसके भारत में शासन करने के लिए। तो यहां पे दो तीन चीजें बताना चाहूंगा मैं कि जब हम लोगों ने 1773 रेगुलेटिव पढ़ा तो वहां पता था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, यानी कि उसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सदस्य 4 होंगे। जैसे हमने पीट्स इंडिया पढ़ा तो वहां का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य होंगे। और जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बताना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कहानी क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी योग्यता ये होगी कि उन्हें 12 साल भारत में रहना होगा, 12 साल भारत में रहना होगा। अगर वे 12 साल तक भारत में रहते हैं तो तभी उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया जाएगा। अगर कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति है, कोई भी जो अंग्रेज व्यक्ति है या कोई भी इंग्लिश है, अगर वो भारत में 12 साल नहीं रहता है तो उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। तो ये रूल भी इसमें कर दिया गया। और एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा, उसे आप नोट डाउन कर लेना मेरे बच्चे। यहाँ पे कहा गया कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयर्स अगर अपने सीनियर ऑफिसर से बिना बताए वो भारत छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसका इस्तीफा माना जाता है। उसे ये कहा जाता है कि आप कंपनी के नीचे काम नहीं कर रहे। इसलिए भारत छोड़ने से पहले अपने सीनियर अधिकारी से परमिशन लेनी होती है कि मैं भारत को छोड़ के जा रहा हूं, या किसी भी काम से आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो ये परमिशन लेना जरूरी सीनियर ऑफिसर से कि मैं जो भारत को छोड़ रहा हूं। तो ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये भी बहुत पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो योग्यता थी सदस्य की वो क्या रखी गई थी। उन्हें 12 साल भारत में रहना होगा और तभी वे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बनाए जा सकते थे। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज बताता हूं मैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो कहा जाता है कि मेंबर्स सब कितने हैं, तो मेंबर्स 3 मेंबर्स जो पीट्स इंडिया एक्ट में बताए गए थे वो कितने मेंबर्स थे, यहां पे 3 मेंबर्स थे। अब 3 मेंबर्स में ये होता है कि अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही बता रहा हूं, अगर मान लीजिए इफ मान लीजिए यदि बंगाल का गवर्नर जनरल अब्सेंट हो जाता है, अगर ये अब्सेंट हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका जो कार्यभार किसके ऊपर होगा। तो कहते हैं कि अगर बंगाल का गवर्नर जनरल अब्सेंट हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों में से ही एक सदस्य को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए बंगाल का गवर्नर जनरल एब्सेंट हो जाता है तो फिर उपाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, इनके किसके लिए प्रति काम करेगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो प्लीज यहाँ पे क्या जो 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे उनमें से एक को ही उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और फिर वो पूरा कार्यभार संभालेगा। तो यहां तक कि हमारे 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट बताना चाहूंगा, सबसे पहले बताया कि बंगाल, मद्रास और तुम्हारा क्या बचा बंबई, इन तीनों में कहीं ना कहीं नगर निगम की स्थापना जो है वो कर दी गई थी। पहले मद्रास में स्थापना हुई थी लेकिन कहीं संवैधानिक रूप से फिर यहां स्थापना कर दी गई। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी गर्मी ज्यादा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो वेतनमान है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है हमारा, हाँ ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। जो तीसरा पॉइंट था हमारा, कौन सा तीसरा पॉइंट था, उसमें ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कहीं ना कहीं भारत में जो उसके सदस्य होंगे उसे 12 साल भारत में रहना होगा।
और यहाँ पे दो तीन चीजें और बताई थी मैंने आपसे, इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्जिट कौंसिल से रिलेटेड, यानी कि कंपनी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, कंपनी कहीं ना कहीं अब भी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रही है, और जो भी कंपनी को माना जाता है वो क्राउन का प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करते हैं, ये भी माना जाता है। तो कुल मिला के ये तीन चार पॉइंट है जो चार्टर एक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा, पांचवें पॉइंट में हमने पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या मिला, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को हम जानते हैं कि वीटो पावर्स का अधिकार दे दिया। हमें पता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं अगर वो उनकी बात नहीं मानना चाहते बंगाल के गवर्नर जनरल, तो उन्हें वीटो पावर्स का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन्हें वीटो पावर्स सभी जो बिंदु होते हैं, सभी फैक्ट्स होते हैं, सभी जो बातें होती हैं उन पे अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर है, और वीटो पावर का मतलब यह होता है कि भाई आप जो है किसी भी रूल्स या रेगुलेशन को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं उसे रोक सकते हैं, उसे अप्लाई नहीं होने देते। तो यहां पे बंगाल के गवर्नर को वीटो पावर दे दी गई थी जिनके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि किन किन मुद्दों पर उन्हें वीटो पावर्स दी गई। तो यहां पे वीटो पावर्स दी गई थी सुरक्षा, शांति व्यवस्था के लिए, कि शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, सुरक्षा बना के रखेंगे, ठीक है। और शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पे गवर्नर को वीटो पावर दी गई थी। लेकिन यहां पे नॉट वीटो पावर, उन्हें वीटो पावर नहीं दी गई थी। किसके लिए? यानी कि जस्टिस, न्याय के लिए, कर के लिए और विधि के लिए। इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आता है तो इन्हें वीटो पावर्स नहीं दी जाती, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं जल्दी से रिवाइज एक बार फिर कर देता हूं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बंगाल, मद्रास और तुम्हारा क्या बचा बंबई में, यानी कि स्थानीय स्तर पे कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी गई, निगम की शुरुआत कर दी गई थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को जो वेतनमान है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और कंपनी अब भी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करी थी, लेकिन ये उन्हें कहीं भी इंडिपेंडेंट नहीं थी। कंपनी अब भी राजनीतिक मुद्दों पर जो है अपना व्यक्तिगत जो है कह सकते हैं कि कार्रवाई करने के लिए वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर काम कर रही थी। और यह भी माना जाता है कि जो कंपनी थी वो क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम कर रही थी। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक सदस्य बनने की योग्यता है कि आपको 12 साल भारत में रहना होगा। और यह भी कहा गया कि अगर आप कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉयर्स होता है और वो भारत छोड़ के जाता है बिना बताए अपने सीनियर ऑफिसर्स को, तो उसकी जो कंपनी की जो सेवा शर्तें होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया, समाप्त कर दिया उनकी सेवाएं। ये भी बताया गया था इसमें अंदर। और फिर दूसरी चीज है, यदि बंगाल का गवर्नर जनरल अब्सेंट हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही कोई ना कोई सदस्य जो है उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो बंगाल के गवर्नर के जनरल के रूप में काम करेगा, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। पूरी तरह से बहुत अच्छा टॉपिक है भी। और बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए बताया गया उसे वीटो पावर्स देने का अधिकार था, लेकिन वीटो पावर्स केवल शांति व सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, और किसी भी जो कह सकते हैं कि अंग्रेजी प्रांत में कहीं भी दिक्कतें होती हैं, अशांति होती है, उससे रिलेटेड वीटो पावर्स का अधिकार था। लेकिन बंगाल के गवर्नर को कहीं भी वीटो पावर्स का अधिकार नहीं दिया गया था। किससे रिलेटेड? यानी कि अगर वहां पे न्याय से रिलेटेड कोई बात फैक्ट आ रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाया जा रहा है, या टैक्स से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन बनाया जा रहा है, या फिर किसी लॉ से रिलेटेड कोई भी काम किया जा रहा है, तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किससे बाध्य होना पड़ेगा? इनके बंगाल के गवर्नर जनरल को। और जो कानून जब आया था, मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, जब ये कानून आया था 1793 का चार्टर एक्ट आया था, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट भी कहा जाता है। और दूसरा ये टाइम पीरियड किसका था? ये लगभग टाइम पीरियड लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाने वाले थे इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जाने वाले थे, तो उनके अंतिम दिनों में ये एक्ट पास किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड और आगे बात करते हैं। तो यहां तक की बात हमारी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली 4-5 पॉइंट ही याद रखने हैं, जितने भी मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की भी, इससे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देके चलना। चलिए 5 पॉइंट की बात करते हैं। क्या पॉइंट है 5वां? ठीक है, अपने आप में बढ़े चल रहा है मेरे बच्चे। देखिए 5वां पॉइंट ये बताता है हमें, क्या बताता है कि आपको पहले दिमाग में होना चाहिए 1793 का जो चार्टर एक्ट है मनोज सर किस तरह से बता रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है टॉपिक। आपको नोट्स बनाने, अच्छे नोट्स बना के चलने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपका ज्यादा सिस्टम्स नहीं बन पाएगा, अच्छे ज्यादा
जो आपके कहते हैं कि अच्छी जो स्टडी मटेरियल्स है वो नहीं मिल पाएगा आपको, तो नोट्स अच्छे से बना के चलना है आपको। अपनी बुक, जो आप बुक आप पढ़ते हैं उसका भी सहारा लेना है। मैं ही नहीं कह रहा कि हर जो लेक्चर है वो सफिशिएंट होता है, बिल्कुल नहीं है। जो भी आप पे बुक है, जो भी आपने पैसे खर्च कर रखे, उस पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी पढ़िए, ठीक है ना। टीचर तो सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी बुक्स को भी आप जरूर देखते रहिए, कहीं ना कहीं बुक्स भी आपकी मदद करेगी, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, अब 5वां पॉइंट है। इसमें 5वां पॉइंट क्या है हमारे पास, तो बताता हूं। यानी कि मैंने कहा था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। आपको बताओ, पीट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसमें बताया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो प्रधान सेनापति का पद भी मिलेगा उसे। तो कहे का पद मिलेगा, तो बंगाल के गवर्नर को कहे का पद दिया गया, इसे एक पद और दिया गया था। उस पद का नाम था प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें एक बात तो बताना चाहूंगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये किसका सदस्य था माना जाता है, यानी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य तभी माना जाएगा, सदस्य तभी माना जाएगा। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य होगा या नहीं होगा, इस पे डिसाइड कौन करेगा। तो इसमें बताया गया कि अगर जो प्रधान सेनापति होता है बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि ये 1786 का जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया गया था ऐसा माना जाता है, तो लॉर्ड को इसने एक शर्त रखी थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अलावा मैं 2-3 चीजें हैं कि मैं वीटो पावर्स का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा और मेरे कामों में किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं होगा। तो उन्होंने विशेष पावर्स के आधार पर भारत में बंगाल का गवर्नर बनने की शर्त एडॉप्ट की थी। वे अमेरिका से आए थे और जब उनका अमेरिका में शासन समाप्त हो गया इंग्लैंड वालों का, तो उन्होंने वहीं से भारत के लिए उन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में लौट कर उसको भारत भेजा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल जिसे प्रधान सेनापति का पद भी दिया गया था, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया था। तो कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य तभी माना जाएगा जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स उससे नॉमिनेटेड करेंगे। यानी कि ये कहा जाता है कि तभी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य माना जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को या प्रधान सेनापति को, जब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था वो कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार कर ले कि डेफिनेटली जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये नॉमिनेटेड कर दे, कौन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कर दे। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा। तो कुल मिला के मेरे पास 4-5 पॉइंट थे जो मैं चार्ट से बात करता हूं, लास्ट बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट सुनिएगा, यानी कि बंगाल, बंबई और मद्रास में स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं नगर निगम की स्थापना कर दी गई। लेकिन उससे पहले मद्रास आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहां पे की गई, तो आप बताना कि मद्रास में की गई थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है जो पीट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था उसका वेतनमान कहां से दिया जाएगा, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं जब इंग्लैंड में उनको रखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल सकता है। तो कंपनी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था और उनमें ही भ्रष्टाचार ना हो, तो इसलिए उनकी जो तनख्वाह था वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये बात मानी गई थी। तीसरी पॉइंट, कंपनी अब भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के नीचे काम कर रही थी ऐसा माना जाता है और अपने राजनीतिक कार्य के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी। अपने राजनीतिक प्रशासनिक कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार को जवाब देना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देना था। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी कहीं ना कहीं अब भी ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रही थी। और दूसरी चीज एक बार बताना चाहूंगा कि कंपनी किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी, तो प्रतिनिधि के रूप में वो ब्रिटिश क्राउन या राजा रानी होता है उसके क्राउन के नीचे काम कर, उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही थी। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहा था कि 12 सदस्य, इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कहा गया था जो सदस्य आएंगे लगभग 3 सदस्य आते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य आते थे। उसमें ये बताया गया सदस्य जो लिए जाएंगे वो वही सदस्य लिए जाएंगे जो भारत में लगभग 12 साल रह चुके हैं, उनको ही तभी उनमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चुना जाएगा। और ये भी कहा गया कि जो भारत से व्यक्ति एम्प्लॉयर्स, जो कंपनी का एम्प्लॉयर्स भाग जाता है और बिना सीनियर अधिकारी को बिना बताए तो उसकी सेवा को भी बर्खास्त कर देगा, ये बताया गया था। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी बहुत पूछा जाता है। तो फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कि कहीं ना कहीं जो पॉइंट था, हमारा चौथा पॉइंट आता है, वो हमसे ये पूछा जाता है कि जो कंपनी थी वो अब किसके नीचे काम कर रही थी, तो अब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे ही काम करती, ब्रिटिश सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल थी और सारे प्रशासनिक कार्य उसके नीचे ही बनते थे। चलिए एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा बच्चों आपको भी, तो वीटो पावर्स की बात चली। तो वीटो पावर्स जो थी, वो कहा जाता है कि जो वीटो पावर्स दी गई थी वो वीटो पीट्स इंडिया एक्ट में दी गई थी, किसे बंगाल के गवर्नर जनरल को दी गई थी। और उसमें ये कहा गया था अगर ब्रिटिश सरकार के जो प्रांत हैं, जो जो क्षेत्र हैं, उनकी उनमें सुरक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड, शांति व्यवस्था से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ से रिलेटेड काम करना है तो उसमें वीटो पावर्स गवर्नर को दे दी जाएगी। लेकिन अगर विधि से रिलेटेड कोई काम करना है या टैक्स से रिलेटेड काम करना, तो उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहमति से ही बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। तो यहाँ वीटो पावर के क्षेत्र को थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया था और उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई थी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। लास्ट पॉइंट बताया मैंने आपसे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसे 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था, प्रधान सेनापति का पद भी दिया गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की वजह से। और ये जो एक्ट बनाया गया है, चार्टर एक्ट 1793 में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतिम दिनों में बनाया गया, जब भारत में थोड़े दिनों के लिए रह गए थे, तो उसके बाद उन्हें यहाँ से हटा दिया गया था। और ये कहा गया कि अगर वे बंगाल के गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनेगा, वो तभी बनेगा जब या प्रधान सेनापति जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य तभी माना जाएगा जब उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नॉमिनेटेड कर दिया जाता हो। तो यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना। चलिए बेटो, चलिए मेरे बच्चा, हम फिर कल मिलेंगे 9 बजे से ही, और आपका जो चैप्टर होगा उसको अच्छे से पढ़ के आना, घर पे पढ़ लेना बेटा। कल का चैप्टर का चार्टर एक्ट 1813 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों ही चैप्टर बहुत, चार्टर एक्ट बहुत फेमस है, प्लीज इनके बारे में पढ़ के आना। इसके साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। ठीक है, मेरी वीडियोस को शेयर करते रहना बच्चा, और वीडियोस को लाइक भी करते रहना, और सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहना। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।